तो चलिए हम लोग जो है सीबीएसई बोर्ड सीबीएसई 2025 सेट 1 कोड की बात करें तो कोड 5511 सेक्शन सी के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 22, क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें दो पार्ट्स हैं, ए और बी, दोनों में से कोई एक करना है। तो पार्ट ए के बारे में क्वेश्चन कर रहा है कि 2 बैटरीज ऑफ ईएमएफ 3 वोल्ट, 2 बैटरीज है जिसका ईएमएफ गिवन है। ईएमएफ फर्स्ट का ईएमएफ जो है 3 वोल्ट एंड सेकंड का जो ईएमएफ दिया गया है, सेकंड का ईएमएफ E2 जो है गिवन है 6 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू 0.2 ओम एंड सेकेंड जो सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 इज इक्वल टू 0.4 ओम आर कनेक्टेड इन द पैरेलल। ये जो दोनों सेल जो हैं कनेक्टेड हैं, कैसे? पैरेलल कम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं, आर कनेक्टेड इन द पैरेलल। दिस कम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 4 ओम रजिस्टर। ये जो कम्बिनेशन है एक रजिस्टर यानी रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है जिसका वैल्यूज कितना है 4 ओम, आर बराबर गिवन है 4 ओम। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द कम्बिनेशन। इक्विवेलेंट इन दोनों सेल का जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है इसको फाइंड करना है। एंड सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कम्बिनेशन, आर इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करना है। एंड थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि द करेंट ड्रॉन फ्रॉम द कम्बिनेशन, यानी आई इस कम्बिनेशन में कितना होगा। इन 3 क्वेश्चंस को ए नंबर में जो है सॉल्व करना है। 2 सेल गिवन है, दोनों सेल का ईएमएफ गिवन है। फर्स्ट सेल का ईएमएफ 3 वोल्ट है और सेकेंड सेल का ईएमएफ 6 वोल्ट है। फर्स्ट सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओम है, सेकेंड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है 0.4 ओम है। इन दोनों सेल को पैरेलल कम्बिनेशन में कंबाइंड कर कर एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया गया है जिसका वैल्यूज गिवन है 4 ओम जो है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट ईएमएफ, इन दोनों सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना है। सेकेंड में इंटरनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। एंड थर्ड क्वेश्चन में कि कितना करंट कम्बिनेशन में जो है। तो सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट जो है इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालें। तो हम लोग जानते हैं कि जो सेल का पैरेलल कम्बिनेशन होगा तो इन द पैरेलल कम्बिनेशन जो करंट होता है वो ब्रांचेज में बट जाता है। यदि हम कहते हैं कि आई करंट इसमें इधर की तरफ है और इसमें I1 करंट है और इसमें I2 करंट है, देन I बराबर होगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 के इक्वल होता है पैरेलल कम्बिनेशन में। इसी कंसेप्ट अब पोटेंशियल जो है दोनों सेल, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेल में जो है समान रहता है। तो इसी कंसेप्ट का यूज करें। ईएमएफ ऑफ द सेल जो डिफाइंड होता है E इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस प्लस I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस, ये ईएमएफ ऑफ द सेल होता है। तो इस कंसेप्ट का यूज कर कर यदि हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस पैरेलल कम्बिनेशन में निकालते हैं तो E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट जो होता है किसके इक्वल होता है, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 के इक्वल होता है पैरेलल कम्बिनेशन में। एंड 1 अपॉन R इक्विवेलेंट जो होता है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट जो होता है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 के इक्वल होता है। जब सेल को पैरेलल कम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं
तो जो हमें E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट का मान इतना होता है और 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इसके इक्वल होता है। तो यहाँ से यदि हम लोग देखें E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 डिवाइडेड बाई, इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो एलसीएम ले लिए थे तो एलसीएम मिला R1 इंटू R2। इन दोनों इक्वेशन को देखिए, एलसीएम ले लेते हैं तो R1 इंटू R2 हो गया, E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1। E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट इतना होगा। और हम लोग जानते हैं कि 1 अपॉन R इक्विवेलेंट जो होता है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 के इक्वल होता है। यानी एलसीएम ले लेते हैं तो R1 R2 एंड दिस इज इक्वल टू R2 प्लस R1। यानी इस इक्वेशन को यदि हम लोग लिखना चाहें तो इसको हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, E इक्विवेलेंट इंटू 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2। और 1 बाई R इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट कर देते हैं तो रिजल्ट जो प्राप्त होगा उसको निकालते हैं। यानी E इक्विवेलेंट इंटू 1 बाई R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना है, R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2। दिस इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2। अब देखिए ये R1 इंटू R2 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें फाइनली जो है E इक्विवेलेंट किसके इक्वल मिल रहा है, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R1। तो इस फार्मूले का यूज कर हम लोग E इक्विवेलेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। डाटा गिवन है, E2 का मान कितना है, गिवन E2 इज इक्वल टू 6 वोल्ट। E2 कितना है 6 वोल्ट, E1 कितना है 3 वोल्ट है। इस वैल्यूज को रख देते हैं तो E1 के जगह 3 और R2 का वैल्यू कितना दिया गया है 0.4, यानी 0.4 प्लस E2 का मान कितना दिया गया है, E2 6 वोल्ट, 6 इंटू E1 कितना है 0.2 ओम, 0.2 एंड R2 कितना है 0.4 प्लस एंड R1 0.2। इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो E इक्विवेलेंट फाइंड आउट हो जाएगा जो कि क्वेश्चंस में पूछा गया है। दिस इज द वैल्यू ऑफ E इक्विवेलेंट। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो E इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा। सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि जो है आपको द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, यानी इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू जो होता है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 एंड गिवन डाटा है आपको 1 बाई R1 का मान जो है R1 जो है इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो एलसीएम हो गया R1 R2 एंड दिस इज इक्वल टू R2 प्लस R1। यानी इसको पलट दें तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 और R1 R2 की वैल्यू रख देते हैं तो 0.2 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई 0.2 प्लस 0.4। ये हमें R इक्विवेलेंट का मान निकल जाएगा जो कि सेकेंड नंबर क्वेश्चंस में पूछा गया है। इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है द करेंट ड्रॉन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन, यानी जब करंट की बात आएगी इस सर्किट में यदि करंट को निकालना चाहते हैं तो I इज इक्वल टू जो होगा I इज इक्वल टू इक्विवेलेंट जो हमारा EMF है डिवाइडेड बाई R, टोटल जो रेजिस्टेंस इस सर्किट में कनेक्ट किया गया है और R इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट किए हैं। तो E इक्विवेलेंट का वैल्यूज हम लोग यहाँ पे निकाले हुए हैं। R इक्विवेलेंट
E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है गिवन है 4 ओम प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है 4 ओम दिया गया है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है इंटरनल जो है हम लोग इस फार्मूले से जो है कैलकुलेट किए हैं। तो इस डाटा को जब हम लोग पुट करेंगे तो करंट भी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसे जो है आप सॉल्व कर कर जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। मेथड यही है। इस प्रकार से हम लोग जो है दोनों सेल के कम्बिनेशन का जो है इक्विवेलेंट जो है ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। इसी क्वेश्चन का और जो है या तो एक करें या तो और का क्वेश्चन करें, यानी क्वेश्चन नंबर 22 का जो है अगर और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो क्या कहता है इस क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें इसमें तो और में भी 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L इज कनेक्टेड अक्रॉस एन आइडियल सेल ऑफ EMF E। एक कंडक्टर है जिसका लेंथ गिवन है L और इसको सेल से कनेक्ट किया गया है और उस सेल का EMF कितना है, E के इक्वल है। कीपिंग द सेल कनेक्टेड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज टू 12। अब इस कंडक्टर का लेंथ इंक्रीज होकर कितना हो गया है, 12 लेंथ इंक्रीज हो जा रहा है। बाय ग्रेजुअली स्ट्रेचिंग इट, इफ R and R dash are internal and final values of the resistance। इनिशियली ये जो इस वायर का रेजिस्टेंस यदि R कह रहे हैं और जब फाइनली ये रेजिस्टेंस हमें गिवन प्राप्त होगा जिसको कह रहे हैं R डैश रेजिस्टेंस है। R initially and final values of resistance and Vd and Vd dash are the initial and final values of the drift velocity। इनिशियल कहें तो इस समय जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है, Vd के, और फाइनली जो इसमें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है, Vd डैश के इक्वल है। द रिलेशन फाइंड द रिलेशन बिटवीन, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें जो है R डैश एंड R के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखिए यदि इस वायर के लिए इनिशियल कहें कि इसका लेंथ बढ़कर जो 12 है, मान लेते हैं इसका लेंथ जो है फाइनल लेंथ L डैश है, तो फर्स्ट केस के लिए कहें तो इस वायर के लिए जो रेजिस्टेंस होगा तो R इजिकल टू होगा रो L बाई A के इक्वल होगा। और फाइनल केस इस वायर के लिए अगर रेजिस्टेंस को निकाला जाए तो रेजिस्टेंस जो होगा R इजिकल टू रो L डैश डिवाइडेड बाई जो भी, अब इसका देखिए एक जब वायर को स्ट्रेच किया गया, उसी वायर को स्ट्रेच किया गया है तो एरिया में चेंज होगा। मान लेते हैं चलिए इसका एरिया जो है A डैश हम कहते हैं, लेकिन वॉल्यूम जो होगा चूंकि वायर तो सेम है, उसी वायर को स्ट्रेच किया गया है तो वायर का वॉल्यूम जो है सेम रहेगा। तो अगर कहते हैं कि इस वायर की वॉल्यूम को निकालें, फर्स्ट वायर की वॉल्यूम V कहते हैं, वॉल्यूम V, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया इनटू लेंथ। इस वायर का एरिया A है और इस वायर की वॉल्यूम की बात करेंगे तो इस वायर का भी वॉल्यूम V ही होगा जो कि किसके इक्वल होगा, A डैश इंटू L डैश के इक्वल होगा। तो दोनों वॉल्यूम समान होंगे, इसका मतलब ये है कि A डैश इंटू L डैश बराबर होगा A इंटू L के। तो यहाँ से हम लोग जो है L डैश को, न्यू लेंथ को अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू को, L डैश किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है, यानी A डैश इंटू 12 बराबर होगा A इंटू L के। यहाँ से देखिए L से L कैंसिल आउट हो गया, यानी A डैश इज इक्वल टू A बाई 2 के इक्वल है। यानी कि अब जो कंडीशन दिया गया है क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग ये जो वायर का लेंथ जो 12 हुआ है और तो जो इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा पहले वायर के कंपैरिजन देखा जाए तो किसके इक्वल है,
हाफ के इक्वल होगा, a/2 के इक्वल होगा। चलिए, रिलेशन पूछा गया है कि दोनों वायर के रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है। तो एक कंसेप्ट हम लोगों ने अभी अभी निकाला है इससे कि इस वायर की एरिया यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया a है तो जो इस वायर का एरिया a' कह रहे हैं वह a' किसके इक्वल है, a/2 के इक्वल है। तो अगर रेजिस्टेंस की बात करें कि इस वायर का रेजिस्टेंस R = ρl/a है, तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, यानी R' बराबर होगा ρl' के इक्वल होगा। और यहाँ से अब वैल्यूज़ को पुट कर दिया जाए तो ρl' का मान कितना है, 12 के इक्वल है, एंड a' अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है a/2 के इक्वल है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हम लोग देख रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू 4 ρl/a के इक्वल मिल रहा है, एंड ρl/a किसके इक्वल है, r के इक्वल है। देन r' इज इक्वल टू 4 टाइम्स r के इक्वल होगा, यानी इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 4 गुना जो है इंक्रीज कर जा रहा है, 4 × r के इक्वल होगा। तो इस प्रकार से जो है इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन vd' एंड vd, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फाइनल जो वायर है उसके लिए और जो इनिशियल वायर है उनके बीच में क्या रिलेशन होगा। यानी सेकंड क्वेश्चन को यदि हम लोग सॉल्व करें, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन vd' एंड vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि जो करंट होता है I = NEA vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में यदि करंट को निकालना चाहें किसी कंडक्टिंग वायर में तो इस फार्मूले से करंट को निकालते हैं। तो यहाँ से अब देखिए यदि vd की बात किया जाए तो vd = जो होगा किसके इक्वल होगा, I/NEA के इक्वल होगा। तो इस कंडक्टिंग वायर के लिए कह रहे हैं तो इसमें करंट मान लेते हैं कि I करंट है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स E है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd = NEA के इक्वल है। इसी प्रकार से अब इस वायर में यदि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो vd' = किसके इक्वल होगा, तो I/NEA, और चूंकि a' जो है गिवन है, a' किसके इक्वल है, a/2 के इक्वल है। तो इस वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देते हैं तो दिस इज इक्वल टू जो है vd' I/NEA/2, एंड ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू, अच्छा सेकेंड वाले में करंट मान लेते हैं कि इसमें करंट जो है I' है। तो अब दिस इज इक्वल टू हमें प्राप्त होगा क्या, 2I' NEA के जो है इक्वल है। चलिए अब हम लोग जो करंट I' जो है इस वायर में जो करंट I' है इस करंट की वैल्यूज को निकालें। तो चूंकि इसमें रेजिस्टेंस R है और इसमें रेजिस्टेंस जो है R' है, यानी करंट जो होगा हम लोग जानते हैं करंट I = V/R के, यानी अब चूंकि सेकेंड केस में कहें I' बराबर किसके इक्वल हो जाएगा, V/R' के, यानी V/R' मतलब कितना है, 4R। तो यानी यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि V/R किसके इक्वल है, I के इक्वल है, यानी I' = I/4 के इक्वल है। तो यहाँ पे I' की वैल्यूज़ को रख देते हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा 2 × I/4 NEA। ए की वैल्यू हमने पुट कर दिया है तो यहाँ से देखिए 2 कैंसिल आउट हो गया। तो रिजल्ट हमें प्राप्त क्या हो रहा है, दिस इज इक्वल टू vd'
वी डी डैश इज इक्वल टू 1/2 आई एन ई ए के इक्वल। और यहाँ से देखिए आई एन ई ए किसके इक्वल है, तो यह जो है वी डी के इक्वल है। यानी जो रिजल्ट हमें प्राप्त हो रहा है वी डी डैश इज इक्वल टू 1/2 इंटू वी डी, या कहें इसको सॉल्व करें तो ट्वाइस ऑफ वी डी डैश दिस इज इक्वल टू वी डी के इक्वल होगा। ट्वाइस ऑफ वी डी डैश इज इक्वल टू जो है वी डी के जो है इक्वल जो है मिलेगा जो है। तो आई होप आप इस कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं। इसमें दो कंसेप्ट हम लोगों ने देखा, एक जो करंट जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में निकालने का फार्मूला, और दूसरा जो है हम लोगों ने कंसेप्ट ये देखा कि जो वायर सेम वायर को स्ट्रेच किया जा रहा है, इसका मतलब जो वॉल्यूम है वायर का वो कांस्टेंट रहेगा, एरिया चेंज होगा, लेंथ चेंज होगा, लेकिन वॉल्यूम समान रहेगा। तो इन दोनों कंसेप्ट का यूज कर और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चंस कहा है तो रिलेशन को हम लोग निकाल पाए। फर्स्ट रिलेशन देखे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फाइनल वायर का जो रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल मिला, 4 इंटू आर के इक्वल मिला। और जो फाइनल वायर का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट कर पाए हैं तो वह किसके इक्वल मिला है, फर्स्ट वायर का इनिशियल जो वायर का ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसके हाफ के इक्वल है। तो आई होप कि इसको भी आपने समझ लिया है। इसमें सेकंड क्वेश्चन कहता है, सेकंड पार्ट्स जो है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन अ कंडक्टर फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल does it means that all the free electrons of the conductor are moving in the same direction। कह रहा है कि when electron drift in a conductor from lower to higher potential does it mean that all the free electrons of the conductor are moving in the same direction। no। आंसर क्या होगा इसका, नो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडम मोशन परफॉर्म करेगा, पार्टिकुलर वन डायरेक्शन नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नो होगा। चलिए अनदर क्वेश्चंस को देखते हैं इस सेक्शन में, जो कि 23 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है, यूजिंग द बायो-सेवर्ट लॉ डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड वी ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एंड हेंस एट इट्स सेंटर। कह रहा है कि बायो-सेवर्ट्स लॉ का यूज कर किसी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो है फाइंड आउट करना है, एक्सिस पे किसी पॉइंट पे और सेंटर पे कितना होगा। तो इसको जो है डिराइव कर सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए एक जो है कंसीडर करते हैं कि ये जो है कोई सर्कुलर रिंग है और इसके कारण हम लोग मान लेते हैं कि इसका सेंटर है O और वो पॉइंट P है जहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। मान लेते हैं कि ये जो है एक्स एक्सिस है और इसको मान लेते हैं कि ये वाई एक्सिस है और इसे कंसीडर कर लेते हैं कि जेड एक्सिस है। तो एक छोटा सा करंट एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, आई डी एल जिसको कहें, करंट एलिमेंट जो है डी एल लेंथ इसका काट लेते हैं इस रिंग का। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग काट सकते हैं, जिसका डायरेक्शन हम लोग इस प्रकार से करें। इसमें मान लेते हैं करंट जो है इस प्रकार से इस लूप में जो है करंट का डायरेक्शन है। तो इस करंट एलिमेंट के कारण छोटा सा लेंथ लिया गया है। तो इस पी पॉइंट पे इस करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मान लेते हैं कि इसके कारण जो है इस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं
और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है हम कह रहे हैं कि ये डायरेक्शन है dB, एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा इस करंट एलिमेंट के कारण। इसी प्रकार से यदि इस करंट एलिमेंट को कंसीडर करेंगे तो इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। और मान लेते हैं कि ये एंगल हमारा थीटा है और इस एंगल को कहें फाई, मान लेते हैं अगर फाई है तो फाई बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से इसको इस मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जाए तो ये एंगल थीटा है तो बाय ज्योमेट्री ये फाई है तो एंगल फाई के इक्वल हो जाएगा, ये एंगल फाई के इक्वल होगा और ये एंगल किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल होगा। क्योंकि देखिए इस एंगल को मिलाने से 90 डिग्री इसके साथ बना रहा है तो ये कॉमन हो जाएगा इसमें, तो ये एंगल थीटा के इक्वल होगा। यानी अगर हम कंपोनेंट में तोड़ें तो इधर कंपोनेंट मिलेगा इस dB का जो है dBy कंपोनेंट, एंड इधर मिलेगा जो है कंपोनेंट वो dVx कंपोनेंट होगा। अगर थीटा के टर्म में इसको लिखें तो dVx इज इक्वल टू जो होगा किसके इक्वल होगा, dB cos थीटा के इक्वल होगा, एंड dBy किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू dB sin थीटा के इक्वल है। तो इसी प्रकार से यदि इस कंपोनेंट को इस करंट एलिमेंट को कंसीडर करेंगे तो इसके कारण भी हमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से हमें मिलेगा, इसका कंपोनेंट जो है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो हम लोग जो है एक छोटे से करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर लेते हैं और इंटायर ये जो हमारा जो है रिंग है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड को निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि इस रिंग का जो रेडियस है वो a के इक्वल है और वो पॉइंट जो है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम निकालना चाहते हैं P पॉइंट, वो सेंटर से सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पे वो पॉइंट P है। तो बाय यूजिंग द बायो-सेवर्ट्स लॉ, बायो-सेवर्ट्स लॉ का यूज करते हैं, बाय यूजिंग बायो-सेवर्ट लॉ, बाय यूजिंग बायो-सेवर्ट लॉ, इस करंट एलिमेंट्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो dV है, dV इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, एंड एक्स ए है और इसके बीच की डिस्टेंस को यदि हम r कहते हैं तो r बराबर होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल होगा। यानी दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये जो है dV हमें प्राप्त होगा, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है। अगर इस करंट एलिमेंट के कारण देखा जाए, क्योंकि हर एक करंट एलिमेंट जो इस करंट एलिमेंट्स के कारण देखे तो हमें इस डायरेक्शन में मिला, इसको कंसीडर करेंगे तो एक कंपोनेंट इसका डाउनवर्ड होगा, एक कंपोनेंट dV cos थीटा इधर मिलेगा, तो एक दूसरे से कैंसिल करते जाएगा। यानी जो भी मैग्नेटिक फील्ड हमें प्राप्त होगा वह एक्स एक्सिस के एलोंग मिलेगा। यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड को यदि निकाला जाए, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम लोग B कहें, तो B इज इक्वल टू जो होगा इंटीग्रेट करना होगा, dVx को इंटीग्रेट कर देते हैं कहाँ से, जो है फ्रॉम 0 टू पूरे सरकमफरेंस के लिए, यानी 2 पाई a के लिए अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें प्राप्त होगा। और इसको यदि लिखा जाए तो B टोटल इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 0 टू 2 पाई a, और dVx का मतलब क्या है, dV cos थीटा, और यहाँ से dV की वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें जो देखने को मिलेगा वो किसके इक्वल होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू फ्रॉम 0 से 2 पाई a, dV की वैल्यू कितना है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा।
अब देखिए यदि कॉस थीटा को निकालना चाहते हैं तो इस ट्रायंगल को देखिए कॉस थीटा, चूंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाली लाइन ए परपेंडिकुलर है, इसका मतलब बेस किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस किसके इक्वल है, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2 के इक्वल है। इस वैल्यूज को यहाँ पे रख देते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त होगा इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई ए म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल एंड यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर 1/2। यदि इसको सॉल्व किया जाए, देखिए सारा वैल्यू जो है कांस्टेंट है, जो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर 1 + 1/2 दैट इज 3/2 फ्रॉम 0 से 2 पाई ए dl। और इस dl का इंटीग्रेशन अगर हम लोग करते हैं पूरे रिंग के लिए तो किसके इक्वल होगा, dl का इंटीग्रेशन हमें l मिलेगा और इस लिमिट को हम लोग रखते हैं तो रिजल्ट को देखते हैं कि कितना प्राप्त होता है। यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड V इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर 3/2 एंड dl का इंटीग्रेशन l हो गया। अपर लिमिट को रख देते हैं तो l अपर लिमिट 2 पाई a, लोअर लिमिट 0। और इस वैल्यूज़ को यदि यहाँ पे पुट किया जाए तो रिजल्ट हमें प्राप्त होगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर 3/2 एंड अपर लिमिट हमें मिल गया 2 पाई ए माइनस 0। यदि इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो रिजल्ट हमें मिलेगा B इज इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर 3/2 इंटू 2 पाई ए। देखिए यहाँ से 2 पाई कैंसिल हो गया, 2 के इक्वल होगा, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड हमें प्राप्त हो रहा है टोटल मैग्नेटिक फील्ड B बराबर किसके इक्वल हुआ, म्यू नॉट आई इंटू ए डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर 3/2 के इक्वल है। इसमें सेकेंड पार्ट कहा गया है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। सेंटर ऑफ द रिंग कहने का तात्पर्य है कि जो पॉइंट हमारा, जिस पॉइंट पे हम लोग निकाल रहे थे P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, तो एट सेंटर की बात करेंगे तो ये पॉइंट P कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जब पॉइंट P आएगा ये तभी हो पाएगा जब x इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। यानी इस इक्वेशन में x के जगह पे 0 रखते हैं तो अब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा एट सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट आई ए डिवाइडेड बाई जो है ट्वाइस इंटू ए टू द पावर, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए टू द पावर जो है 3। और यहाँ से यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो जो रिजल्ट हमें प्राप्त होगा वो किसके इक्वल होगा, B इज इक्वल टू जो सेंटर पर मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन में जो है यहाँ पे ए स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ से कट जाएगा स्क्वायर से तो किसके इक्वल मिलेगा, 2a के इक्वल मिलेगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन में कहीं ध्यान देना होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा तो हमें रिजल्ट में B इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2a, और ये जो किसके एलोंग होगा, एक्स एक्सिस के एलोंग है, यानी ए आई कैप के डायरेक्शन में होगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है
मैग्नेटिक फील्ड को जो है कैलकुलेट कर पाते हैं, जो कि एक्सिस के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगा जो सर्कुलर रिंग के कारण वो जो है म्यू नॉट आई अपॉन में 2a के इक्वल होगा। तो हम लोगों ने क्या किया था कि हर एक कंपोनेंट के कारण जो है इस पे जो है एक्स एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे और उसकी वैल्यूज़ को पुट कर दिए। फिर उसे जो है इंटीग्रेट करने के बाद जब उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला गया तो किसके इक्वल था, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसके। और जब सेंटर की बात करेंगे तो सेंटर में एक्स 0 हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2a के इक्वल होगा। यहाँ पे ऊपर में हमारा जो है म्यू नॉट आई इंटू ए था, इंटू 2 पाई ए अपर लिमिट को रखेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा तो कैंसिल होगा। इसको ध्यान में थोड़ा सा कैलकुलेशन में इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा तो हमें जो है ए रिजल्ट प्राप्त होगा। आई होप कि आप जो है इस कंसेप्ट को समझ पाए हैं। नेक्स्ट का जो है क्वेश्चंस जो है अगले वीडियो में देखिएगा। धन्यवाद।